आईएससी बोर्ड क्लास 11 की जो एमएल अग्रवाल वाली बुक है, इस बुक से आज एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इस चैप्टर की 3.3 एक्सरसाइज आज हम कवर करने वाले हैं। ये एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि इस एक्सरसाइज में आप अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, आपका बेसिक कंसेप्ट और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, मतलब आपका बेसिक कंसेप्ट और ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम इसी एक्सरसाइज को कवर करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.3 आज हम कवर करेंगे। नंबर 1 आपके सामने नजर आ रहा है, राइट द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फर्स्ट पार्ट है साइन एक्स, सेकंड पार्ट है टेन एक्स और थर्ड पार्ट है सेक एक्स। तीनों फंक्शन का डोमेन आपको फाइंड करना है। अब ये डोमेन क्या होता है? अगर साइन का फंक्शन है और मैंने लिखा है साइन एक्स, तो इसमें ये जो एक्स है बच्चों, ये आपका डोमेन है। और साइन फंक्शन के लिए एक्स की क्या पॉसिबिलिटी है, ये एक्स क्या हो सकता है, मतलब इस एक्स की जगह पे हम कौन कौन से नंबर्स पुट कर सकते हैं, वो आपको बताने हैं अगर आपको डोमेन फाइंड करना है। कॉस एक्स लिखा है तो यहाँ पर ये एक्स क्या है, डोमेन है। अगर टेन एक्स लिखा है तो टेन एक्स में एक्स क्या होगा, डोमेन होगा। तो जब भी आपको डोमेन फाइंड करना है तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल होगा, जिसको मैं यहाँ पर एक्स से डिनोट कर रहा हूँ, उसकी पॉसिबिलिटी यानी वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक टेबल याद करना पड़ेगा। यहाँ पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नजर आ रहे हैं और उनके डोमेन्स आपको नजर आ रहे हैं, तो ये टेबल आपको याद होना चाहिए। अभी इस टेबल को मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, यहाँ पर है पहला साइन एक्स का फंक्शन। तो साइन एक्स में ये जो एक्स है ये डोमेन है और साइन फंक्शन का जो डोमेन है, मतलब ये एक्स की जो पॉसिबिलिटी है वो है ऑल रियल नंबर्स। ये आपको याद होना चाहिए, आपको रटना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्लास 12 की मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है ये वाला टॉपिक, ये वाला कंसेप्ट। ठीक है, इसलिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है कॉस एक्स और एक्स यहाँ पर डोमेन, और एक्स की जो पॉसिबिलिटी है यानी कॉस फंक्शन का जो डोमेन होता है वो होता है ऑल रियल नंबर्स। नेक्स्ट है टेन एक्स, एक्स यहाँ पर डोमेन है यानी टेन फंक्शन का डोमेन होगा आर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, देखो एक्सेप्ट का साइन है 2n+1 π/2। इसको आप ऐसे लिखिए, टेन फंक्शन का जो डोमेन है वो है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 π/2। अब ये जो 2n+1 π/2 है, इनमें वो एंगल्स आएंगे जो π/2 के मल्टीपल्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक तो π/2, दूसरा 3π/2, तीसरा 5π/2, और इनमें प्लस वाला केस भी होगा, माइनस वाला केस भी होगा। इनमें प्लस वाला केस, माइनस वाला केस, प्लस वाला केस, माइनस वाला केस, प्लस माइनस 7π/2, ऐसे करते करते और भी इनफाइनेट एंगल्स होंगे। 9π/2, 11π/2, और एक बात ध्यान रखना है कि ऑड नंबर यहाँ पर होगा 3, 5, 7, अगला 9π/2 प्लस माइनस, अगला 11π/2 प्लस माइनस साइन के साथ, नेक्स्ट 13π/2 प्लस माइनस साइन के साथ, ऐसे इनफाइनेट एंगल्स। मतलब इन एंगल्स में tan का फंक्शन कभी डिफाइन नहीं होता, तो इन एंगल्स को एक्सेप्ट करना है। तो इन एंगल्स का, इस टाइप के एंगल्स का जो जनरल फॉर्म है वो है 2n+1 π/2। तो इन एंगल्स में अगर tan का फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है तो इन एंगल्स को एक्सेप्ट करना है। तो इन एंगल्स को यानी इन डोमेन्स को छोड़ के बाकी जितने भी रियल नंबर्स है वो सब tan फंक्शन के डोमेन है। तो tan फंक्शन का डोमेन आपको याद होना चाहिए, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 π/2। ठीक है, बाकी डिटेल में अगर पढ़ना है तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना के दूंगा जिसमें मैं ग्राफ पढ़ाऊंगा और ग्राफ में बहुत डिटेल में समझाऊंगा, आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी तो चीज़ों को रटना है, आपको याद करना है। नेक्स्ट, कॉट का फंक्शन। अब ये कॉट का फंक्शन है, इसका डोमेन क्या है, देखिए ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n π। इसको भी आप ऐसे समझो, कॉट का फंक्शन यहां लिख रहा हूं मैं, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n π, इतना आपको याद रखना है बस। ये कॉट फंक्शन का डोमेन है, यानी सभी रियल नंबर्स होंगे लेकिन n π वाले जो एंगल्स है यानी n π वाले जो डोमेन्स है वो नहीं होंगे। अब n π में कौन कौन से डोमेन यानी एंगल्स आएंगे उसको समझ लो। कुछ एंगल्स में यहां लिख रहा हूं,
एन पाई में 0 आ जाएगा, प्लस माइनस पाई आएगा, प्लस माइनस 2 पाई आएगा, प्लस माइनस 3 पाई, ऐसे करते करते इनफाइनाइट एंगल्स होंगे। प्लस माइनस 4 पाई, प्लस माइनस 5 पाई, प्लस माइनस 6 पाई, प्लस माइनस 7 पाई, इस तरह से इनफाइनाइट एंगल्स होंगे जिनमें कॉट का फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो एंगल्स है 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, प्लस माइनस साइन के साथ, इन एंगल्स का जनरल फॉर्म है एन पाई। तो इन एन पाई वाले एंगल्स को एक्सेप्ट करना है, हटा देना है। उसके अलावा जितने भी रियल नंबर्स है वो कॉट फंक्शन का डोमेन है। समझ में आ गया। इसके बाद सेक एक्स, एक्स यहाँ पर डोमेन है और सेक फंक्शन का डोमेन की पॉसिबिलिटी क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 पाई बाय। यही वाला जो 10 का है वो सेक के लिए है, जो डोमेन 10 का है वही डोमेन सेक का भी है। ठीक है, याद करना है, रटना है बच्चों। कॉसेक फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, ये वाला केस ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, ये कॉसेक फंक्शन का डोमेन है। समझ में आ गया। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल अभी मैंने आपको शॉर्टकट में समझा दिया है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 में। फर्स्ट पार्ट, साइन का फंक्शन, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर। ठीक है, 10 का फंक्शन, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 पाई बाय 2। अगर आपके बुक के आंसर के अकॉर्डिंग देखना है तो ऐसे लिखा होगा कुछ, एक सेट होगा x सच दैट x यहाँ पर डोमेन है और x क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 पाई बाय 2। ऐसे आपको आंसर में लिखा होगा, लेकिन आप ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया। और ये भी डिटेल में यहाँ पर लिखा होगा कि n क्या है, n किसको बिलोंग कर रहा है, n यहाँ पर बिलोंग करेगा, इसके बाद n बिलोंग करेगा इंटीजर्स को, z को। ठीक है, तो इस तरह से भी आंसर दे सकते हो या इस तरह से भी आंसर दे सकते हो। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। अब यहां पर आते देखिए सेक एक्स, इसका भी डोमेन सेम यही होता है, वो मैंने आपको टेबल में समझा दिया, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। इसका भी डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 पाई बाय 2। ठीक है ना, आप इस तरह से डिफाइन कर दो, या डिटेल में लिखना है तो एक्स डोमेन, एक्स यहाँ पर क्या है, डोमेन है, सच दैट x इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n + 1 पाई बाय 2, और n किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर्स को, सेट ऑफ इंटीजर्स। क्लियर बच्चों सबको। तो ये डिटेल में हमने आंसर को लिखा, अगर आप ऐसे भी लिखोगे तब भी कोई समस्या नहीं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में रेंज को फाइंड करना है। रेंज, राइट द रेंज ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ये रेंज क्या होता है, रेंज वाला कंसेप्ट भी आपने समझा है रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में। अब इसको मैं शॉर्टकट में अभी आपको समझाता हूँ कि रेंज क्या होता है। आप देखिए यहाँ पर, अगर साइन 30 में लिख रहा हूँ, जिसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन पाई बाय 6 लिख सकते हैं, साइन 30 1/2 यानी साइन पाई बाय 6 1/2। अगर मैं इसको देख रहा हूँ तो ये पाई बाय 6 क्या है, डोमेन है, और इस डोमेन पे साइन का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1/2। तो ये 1/2 बच्चों रेंज है। पाई बाय 6 डोमेन पर फंक्शन का रेंज क्या है, 1/2। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपको रेंज पता होना चाहिए। रेंज किसको बोल रहे हैं, रेंज बोल रहे हैं आउटपुट को, यानी आंसर्स, जो आंसर्स आ रहे हैं ना वो रेंज है। तो यहां पर आपको कॉस फंक्शन का रेंज निकालना है। साइन फंक्शन का रेंज भी याद होना चाहिए, कॉस फंक्शन का रेंज भी याद होना चाहिए, टेन सेक कोसेक सभी फंक्शन का रेंज भी आपको याद होना चाहिए। जैसे डोमेन समझाया था तो रेंज भी आपको याद होना चाहिए। तो फिलहाल सबसे पहले मैं आपको रेंज का टेबल बनाकर यहाँ पर शो कर देता हूँ। अब इसको पहले रफ करते हैं, फिर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेंज को समझेंगे। देखो, डोमेन तो मैंने आपको बता ही दिया है कि साइन फंक्शन है, इसका ये डोमेन है ऑल रियल नंबर। अब इन सभी रियल नंबर में जो साइन का आंसर आएगा वो आएगा आपका -1 से 1 के बीच में। अगर आप कोई भी रियल नंबर यहाँ पुट कर रहे हो, साइन एक्स में कोई भी रियल नंबर पुट कर रहे हो, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, रेशनल, इरेशनल, नेगेटिव, पॉजिटिव, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो आप पुट करके देखो, जो भी आपको आउटपुट मिलेगा वो हमेशा -1 से 1 के बीच में आएगा, जिसमें 1 भी इंक्लूड होगा, -1 भी इंक्लूड होगा, क्योंकि यहाँ पर है क्लोज इंटरवल।
तो साइन फंक्शन का रेंज होता है -1 से 1 विथ क्लोज इंटरवल, ठीक है। सेम कॉस फंक्शन का रेंज भी क्या होता है, -1 से 1 विथ क्लोज इंटरवल। कॉस फंक्शन का डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर आप यहाँ पुट करोगे एक्स की जगह पे, तो जो आपको आउटपुट मिलेगा वो -1 से 1 के बीच में ही आएगा, इसमें 1 भी इंक्लूड होगा, -1 भी इंक्लूड होगा। क्लियर, ये भी सब आपको याद करना है, ठीक है बच्चों। tan फंक्शन का डोमेन आपको याद हो चुका होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 π/2, और उसका जो रेंज आंसर आएगा वो ऑल रियल नंबर ही आएगा। कॉट फंक्शन का डोमेन ये है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n π, और कॉट फंक्शन का जो रेंज है वो है ऑल रियल नंबर्स। समझ में आ गया बच्चों, ये भी आपको याद करना है। सेक और कोसेक फंक्शन को समझो। सेक फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 π/2, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 π/2। रेंज क्या आ रही है, सेक का आंसर किसके बीच में आ रहा है, आप दिमाग लगाओ जरा। सेक किसका उल्टा है, सेक उल्टा होता है कॉस का। कॉस का आंसर -1 से 1 के बीच में आएगा। देखो इस लाइन को समझो, अभी मैं लाइन से समझा रहा हूं आपको, ठीक है। -1 से 1 समझना, जो ही मैं क्रॉस कर रहा हूं ना, ये कॉस फंक्शन की रेंज है, कॉस एक्स फंक्शन की रेंज है, ठीक है। तो कॉस का आंसर -1 से 1 के बीच में आ रहा है, जिसमें -1 भी इंक्लूड है, 1 भी इंक्लूड है। और कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी सेक का आंसर कभी इसके बीच में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर cos π/3, cos 60 डिग्री जिसका रेडियन होता है π/3, वो होता है 1/2, तो sec π/3 आपका 2 आएगा। sec π/3 कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि sec किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है। यानी cos का यहाँ पर जो आउटपुट है 1/2 किसके बीच में है, -1 से 1 के बीच में है। समझो चीज को, ये 1/2 किसके बीच में है, -1 से 1 के बीच में है, लेकिन जो sec π/3 2 है वो इसके बीच में नहीं है, वो 1 के आगे है। समझ में आ गया। तो यानी जो sec का आंसर आएगा या तो 1 से बड़ा आएगा या -1 से छोटा आएगा, लेकिन इसके बीच में कभी नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, देखिए रेंज, sec का जो रेंज है वो है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1, यानी आंसर कभी भी -1 से 1 के बीच में नहीं आएगा, या तो 1 से ग्रेटर होगा या -1 से छोटा होगा, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं और करके, -1 से छोटा -∞ से -1, और 1 से बड़ा 1 से इनफाइनाइट, ठीक है। इस तरह से देखो, -1 से छोटा क्या आएगा, -∞ से -1 इंटरवल्स में, और 1 से बड़ा मतलब 1 से इनफाइनाइट। क्लियर बच्चों, जिसमें -1 1 भी इंक्लूड है। और या ऐसे देखो, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1, दोनों एक ही है। ऐसा रियल नंबर्स जिसमें -1 से 1 के बीच के रियल नंबर्स नहीं है, ठीक है, वो रेंज क्या होगा, सेक फंक्शन का होगा। और कॉसेक फंक्शन का डोमेन आपको याद हो चुका होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n π, लेकिन रेंज को समझना है तो रेंज सेम वही है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1, या इसको ऐसे देख लो। समझ में आ गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रेंज याद होना चाहिए, ठीक है ना। चलो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन में। यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, उनका रेंज आपको फाइंड करना है। तो पहला है cos x, इसका रेंज अभी मैंने आपको बताया था -1 से 1। कॉट फंक्शन का रेंज मैंने आपको बताया था ऑल रियल नंबर्स, आप देख लेना, ठीक है, टेबल मैंने आपको अभी बताया। देखो कॉट फंक्शन का रेंज ऑल रियल नंबर्स, कॉस फंक्शन का रेंज -1 से 1 क्लोज इंटरवल में, और कॉसेक फंक्शन का रेंज आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे लिख लो, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 से 1 वाला इंटरवल, ठीक है, या ऐसे लिखो, जो रियल नंबर है वो -1 से छोटे होंगे, इसको -∞ से -1, और 1 से बड़े होंगे, यहाँ से लिख दो। समझ में आ गया, दोनों का मतलब एक ही है। कितना क्लियर। तो ये कॉसेक फंक्शन का रेंज है, कॉसेक फंक्शन का रेंज ये है, सेक फंक्शन का रेंज भी यही है, सेक फंक्शन का रेंज भी यही है बच्चों। कॉट फंक्शन का रेंज ये है तो टेन फंक्शन का रेंज भी यही है बच्चों। कॉस फंक्शन का रेंज ये है तो साइन फंक्शन का रेंज भी यही है बच्चों, -1 से 1। समझ में आ गया। अब जो मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 3 को शुरू करने से पहले आपको एक ऐसा बेसिक कंसेप्ट समझना है जिसके बिना आप मैथमेटिक्स नहीं पढ़ पाओगे आगे। अगर आपको ये वाला बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, आप आगे की मैथमेटिक्स बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, मतलब आगे जितने भी एक्सरसाइज है उसको नहीं पढ़ सकते।
इसलिए इस वाले बेसिक कंसेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। समझ में आ गया? अब जो पढ़ा रहा हूँ ना उसको ध्यान से देखो। यहाँ पर आपको समझना है क्वाड्रेंट्स को। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, उनमें साइन में चेंजेस आते हैं, तो वो चीज़ समझना है आपको बच्चों। देखो यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो 4 क्वाड्रेंट्स में लाइज करते हैं, और क्वाड्रेंट्स आपको बताइए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि इन चारों क्वाड्रेंट्स में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। ठीक है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पॉजिटिव वैल्यू देंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स में आपको पॉजिटिव वैल्यू देंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइज करता है 0 से 90 के बीच में, और 90 का रेडियन क्या होता है, π/2, यानी 0 से π/2 के बीच में। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180, और 180 को हम रेडियन में क्या लिखेंगे, पाई लिखेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक का आउटपुट पॉजिटिव आएगा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट के जो एंगल्स होंगे उनमें साइन फंक्शन और कॉसेक फंक्शन का आउटपुट पॉजिटिव आएगा, बाकी अदर्स फंक्शन का आउटपुट नेगेटिव आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट लाइज करेगा 180 से 270 के बीच में, और 270 को हम रेडियन में बोलते हैं 3π/2। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan फंक्शन और cot फंक्शन का आउटपुट पॉजिटिव आएगा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट के जो एंगल्स होंगे उनमें tan और cot फंक्शन का आउटपुट पॉजिटिव, बाकी अदर्स का आउटपुट नेगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट जो लाइज करता है 270 से 360 के बीच में, और 360 है 2π। इसमें आपका cos फंक्शन और sec फंक्शन का आउटपुट पॉजिटिव, बाकी अदर्स का आउटपुट नेगेटिव। तो ये सब चीज़ें आपको पहले पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या कंफर्म होना चाहिए कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जो 0 से 90 के बीच में लाइज करता है, जिसका रेडियन होता है π/2 90 का, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के जितने भी एंगल्स है उनका जनरल फॉर्म होता है 90 माइनस थीटा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 0 से 90 तक या 0 से π/2 तक के बीच के जो एंगल्स हैं उनको लिख के बता दो, आप सभी एंगल्स को नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 से π/2 तक इनफाइनाइट एंगल्स होंगे। ठीक है ना, 0 से 90 डिग्री के बीच में इनफाइनाइट एंगल्स होंगे, जिसको आप पर्टिकुलर हर एंगल्स को नहीं लिख सकते, इसलिए उनका जनरल फॉर्म से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल का जनरल फॉर्म होता है 90 माइनस थीटा। समझ में आ गया? जहां पर 90 माइनस थीटा लिखा है वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल। ठीक है ना, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180, 180 का रेडियन क्या है, पाई, वो होता है 90 प्लस थीटा। सिंपल ट्रिक क्या है, 90 यहाँ पर है ना, 90 में माइनस होगा फर्स्ट में जाएगा और 90 में प्लस होगा सेकंड में जाएगा, ये सिंपल ट्रिक याद रखना। और 180 में माइनस करो तो 180 माइनस थीटा जाएगा आपका सेकंड में, और 180 में प्लस करेंगे तो 180 प्लस थीटा जाएगा आपका थर्ड में, थर्ड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पर आएगा 270 जिसका रेडियन होता है 3π/2। और 270 माइनस थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 प्लस करेंगे तो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। 270 प्लस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, और यहाँ पर आएगा 360, और 360 माइनस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, और 360 प्लस थीटा दोबारा से फर्स्ट क्वाड्रेंट। और रिवोल्यूशन ऐसे चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, याद रखना। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि रिवोल्यूशन कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, जहाँ पर सारे एंगल्स पॉजिटिव होते हैं। समझ में आ गया बच्चों? तो ये सब आपको याद होना चाहिए। अब इन्हीं क्वाड्रेंट्स पर फॉर्मूले जो बनेंगे वो आपको मैं समझा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के फॉर्मूले को समझेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसके एंगल्स को हम डिनोट करते हैं 90 माइनस थीटा, जो लाइज करता है 0 से 90 के बीच में। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर कहीं पर लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा। अगर कहीं पर ऐसा लिखे एंगल्स, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से उनके एंगल से 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। आपको ये याद होना चाहिए कि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। ठीक है, और उन एंगल्स पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। वो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में
सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आता है। लेकिन आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि अगर 90 की टर्म है तो याद रखो 90s वाले फॉर्म में 90 माइनस थीटा यानी जहाँ पर 90 आ गया वहाँ पर चेंज होता है, चेंज रूल लगता है, याद रखना। अब ये चेंज रूल क्या होता है कि जो साइन है उसका आउटपुट कॉस में आएगा, साइन का आउटपुट कॉस में, कॉस का आउटपुट साइन में आएगा, टेन का आउटपुट कॉट में आएगा, कॉट का आउटपुट टेन में आएगा, ठीक है, और सेक का आउटपुट कॉसेक में आएगा और कॉसेक का आउटपुट सेक में आएगा, ठीक है। तो ये चेंज रूल आपको याद रखना है। 90 आपको अगर नजर आ गया, ठीक है ना, 90 आपको नजर आ गया तो आपने जो आउटपुट शो करना है उसमें चेंजेस आएगा। कैसे, देखो साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन का आउटपुट कॉस में आ रहा है तो वो बन जाएगा कॉस थीटा। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव और साइन का आउटपुट कॉस में, समझ में आ गया। कॉस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस का आउटपुट साइन में, कॉस 90 माइनस थीटा किसमें आएगा, साइन थीटा, ठीक है। टेन 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, कॉट थीटा, फिर टेन कॉट में चेंज हो रहा है, कॉट टेन में, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक किसमें चेंज होगा, सेक में, इसका आउटपुट सेक में आएगा, सेक थीटा। तो आपको जब फॉर्मूले आप रीड करते हो, सोचते हो, तो आपके दिमाग में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप कि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दूसरा स्टेप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सबका आउटपुट पॉजिटिव में आएगा, और तीसरा स्टेप 90 की टर्म में फॉर्मूला है तो चेंज करना है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। बस इस तरह से आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थे फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आउटपुट फॉर्मूला सब मैंने समझा दिया है। अब आते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट। देखो बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 के बीच में लाइज कर रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट के जो एंगल्स को हम डिनोट करते हैं 90 माइनस थीटा और 190 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। 90 में प्लस होगा सेकंड में जाएगा और 180 से माइनस होगा सेकंड में जाएगा, ठीक है ना। तो ये दो जो एंगल्स है, ये दो जो जनरल फॉर्म्स है, ये दो जनरल फॉर्म सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल्स को शो करता है, 90 प्लस या 180 माइनस। तो देखो इनमें फॉर्मुलेस कैसे बनेंगे, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा और टेन के बाद कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट के बाद सेक 90 प्लस थीटा और कॉसेक 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, पहला स्टेप 90 प्लस थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट आपको याद होना चाहिए। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का आउटपुट पॉजिटिव, कॉसेक का आउटपुट पॉजिटिव, साइन का आउटपुट पॉजिटिव में आएगा, कॉसेक का आउटपुट पॉजिटिव में आएगा, बाकी अदर्स का आउटपुट, सबका आउटपुट जो बचते हैं उनका नेगेटिव में आएगा, ठीक है। दूसरा स्टेप भी कंप्लीट। तीसरे स्टेप में अगर 90 की टर्म में है तो चेंज होगा, साइन का आउटपुट कॉस में, कॉस का आउटपुट साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, सेक का कॉसेक में, कॉसेक का सेक में। तो साइन 90 माइनस थीटा पॉजिटिव कॉस थीटा, और यहाँ से रीड करना है कि साइन का आउटपुट पॉजिटिव, ना कि यहाँ से। कॉस नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है 90 प्लस थीटा, कॉस नेगेटिव होगा और कॉस का आउटपुट साइन में आएगा जो कि 90 की टर्म में चेंज हो रहा है, ठीक है। टेन 90 प्लस थीटा माइनस का कॉट थीटा आएगा, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस का टेन थीटा आएगा, ठीक है। सेक 90 प्लस थीटा माइनस का कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 प्लस थीटा माइनस का प्लस का सेक थीटा। तो यहां से मत देखना कि ये मत सोचना कि कॉसेक यहाँ नेगेटिव है, नहीं, आपको यहां से रीड करना है कि सेक का आउटपुट नेगेटिव और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक का आउटपुट पॉजिटिव। 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, समझ में आ गया। 90 की टर्म्स में है तो चेंज होगा ही होगा, अब कैसे चेंज होगा मैं आपको बता चुका हूँ, समझ में आ गया बच्चों। ये था आपका सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आउटपुट, और उसमें पहला केस है ये 90 प्लस थीटा। अब आपको 180 माइनस थीटा में समझना है। देखो इसको मैं यहाँ समझा रहा हूँ बच्चों, अगर एंगल है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 180 माइनस थीटा,
साइन के साथ कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, कॉट के बाद सेक 180 माइनस थीटा और कॉसेक 180 माइनस थीटा। तो सबसे पहले आप ये देखो कि 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, ये आपको याद होना चाहिए। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव, साइन और कॉसेक का आउटपुट पॉजिटिव, साइन का आउटपुट पॉजिटिव, कॉसेक का आउटपुट पॉजिटिव, बाकी अदर्स का आउटपुट नेगेटिव। ठीक है, दो स्टेप्स क्लियर। तीसरा स्टेप जिसमें चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो 90 के टर्म्स में चेंज होता है, 180 में नो चेंज, याद रखना 180 में नो चेंज। नो चेंज का मतलब यह है कि साइन का आउटपुट साइन में, कॉस का आउटपुट कॉस में, टेन का आउटपुट टेन में। साइन 180 माइनस थीटा, तो आपने 180 माइनस को गायब कर देना है, सीधा आ जाएगा साइन थीटा बस। साइन का आउटपुट साइन में ही आएगा प्लस साइन के साथ। कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा 180 की टर्म है, ठीक है, तो नो चेंज, कॉस थीटा, कॉस का आउटपुट कॉस में लेकिन माइनस साइन के साथ, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। टेन 180 माइनस थीटा माइनस का टेन थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा माइनस का कॉट थीटा, सेक 180 माइनस थीटा माइनस का सेक थीटा और कॉसेक 180 माइनस थीटा प्लस का कॉसेक थीटा। समझ में आ गया बच्चों? तो 180 के टर्म्स में आ गया तो नो चेंज, सबका आउटपुट सेम आएगा, बस साइन का ध्यान रखना है कि प्लस में कि माइनस में, और ये थीटा ही आता है सीधा यहाँ पर, थीटा मतलब 180 माइनस गायब कर दो, थीटा लिख दो बस, कहने का मतलब ये है। ठीक है, और ये जो फॉर्मूलेज है ना बच्चों, अगर आप सोच रहे हैं कि इसको इनको स्किप कर दे, काफ़ी सारे फॉर्मूलेज, नहीं, आप इसके बिना मैथ नहीं पढ़ सकते। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है वो यही वाले हैं, इसके बिना मैथ आप नहीं पढ़ सकते। समझ में आ गया? ये हर जगह यूज होते हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, एक बात तो ये ध्यान रखना है कि 180 का रेडियन पाई होता है, 90 का रेडियन पाई बाय 2 होता है। तो यहाँ पर 90 की जगह पाई बाय 2 भी आ सकता है, अगर पाई बाय 2 प्लस थीटा आ गया, ठीक है, तो सेम स्टेप सेम प्रोसेस, पाई बाय 2 में चेंज होगा, ठीक है ना, वही रूल्स लगेंगे जो 90 प्लस थीटा के लगे थे, ठीक है ना, बस 90 की जगह पाई बाय 2 आ गया, रेडियन मेजर आ गया, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस में आप रेडियन मेजर को ज़्यादा समझोगे, तो जहाँ पर पाई बाय 2 आ रहा है वहाँ पर चेंज करना है। 90 प्लस थीटा का सेकंड क्वाड्रेंट है तो पाई बाय 2 प्लस थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। उसी तरह से 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है तो पाई माइनस थीटा भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, तो 180 माइनस थीटा पाई माइनस थीटा दोनों सेम है। समझ में आ गया? पाई की फॉर्म में 180 में नो चेंज, तो पाई के टर्म में भी नो चेंज, साइन का आउटपुट साइन में, कॉस का आउटपुट कॉस में, टेन का आउटपुट टेन में। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और एक चीज़ समझा दूँ कि इस लाइन में आप समझो कि इस लाइन में चेंज हो रहा है, यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 270 आएगा आगे, तो उसमें चेंज होगा। अगर 90 में चेंज हो रहा था 270 में भी चेंज होगा। 180 में नो चेंज, तो यहाँ पर आएगा 360, तो 360 में भी नो चेंज, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें माइंड में रखनी है, ठीक है। फिलहाल अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट वाले केस में। देखो बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट लाइज करता है 180 से 270 के बीच में, और थर्ड क्वाड्रेंट के जो एंगल्स होते हैं उनको आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल 180 प्लस थीटा आ चुका है, जैसे साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, साइन कॉस 10 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, और कॉट के बाद सेक 180 प्लस थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा। तो 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, टेन का आउटपुट पॉजिटिव, कॉट का आउटपुट, बाकी सब अदर्स का आउटपुट नेगेटिव, ठीक है। तीन स्टेप दिमाग में रखो। पहला 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, दूसरा 180 प्लस थीटा का थर्ड क्वाड्रेंट है तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट का आउटपुट पॉजिटिव, बाकी अदर्स का आउटपुट नेगेटिव। तीसरा 180 में नो चेंज, साइन का आउटपुट साइन में आएगा, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस का कॉस थीटा, मतलब नो चेंज,
साइन का आउटपुट साइन में, कॉस का आउटपुट कॉस में, टेन 180 प्लस थीटा प्लस का टेन थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा प्लस का कॉट थीटा, सेक 180 प्लस थीटा माइनस का सेक थीटा, और कॉसेक 180 प्लस थीटा माइनस का कॉसेक थीटा। आगे समझ बच्चों, ठीक है। तो ये था थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पहला केस। और 180 की जगह पाई भी आ सकता है, पाई प्लस थीटा, तो ये भी आपका थर्ड क्वाड्रेंट का ही एंगल है। और पाई में मतलब नो चेंज, जो रूल्स 180 प्लस थीटा के लग रहे हैं वही रूल पाई प्लस थीटा के लगेंगे, और दोनों सेम है, ठीक है ना। अब आप बात करेंगे इसकी 270 माइनस थीटा वाले केस में। देखो 270 माइनस थीटा, यहाँ समझो, अगर साइन 270 माइनस थीटा आ गया, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, और कॉट 270 माइनस थीटा, कॉट के बाद सेक 270 माइनस थीटा, और कॉसेक 270 माइनस थीटा। 270 माइनस थीटा में देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, क्लियर। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का आउटपुट नेगेटिव, कॉस का आउटपुट नेगेटिव, टेन का आउटपुट पॉजिटिव, कॉट का आउटपुट भी पॉजिटिव, सेक का आउटपुट नेगेटिव, और कॉसेक का आउटपुट भी नेगेटिव, ठीक है। अब 270 की टर्म में तो ये इस लाइन में आ गया, जहाँ पर 90 था वहाँ पर 2, उसके नीचे 270 आ रहा है इस लाइन में। तो इस लाइन में चेंज होता है, याद रखना बस। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। साइन 270 माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा, टेन 270 माइनस थीटा प्लस का यह आएगा प्लस का पॉजिटिव कॉट थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा प्लस का टेन थीटा, सेक 270 माइनस थीटा यह आएगा माइनस का कॉसेक थीटा, और कॉसेक 270 माइनस थीटा यह आएगा माइनस का सेक थीटा। तो तीन स्टेप्स, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, दूसरा स्टेप थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट पॉजिटिव बाकी अदर्स नेगेटिव, तीसरा स्टेप चेंज होगा क्योंकि 270 की टर्म में ये फॉर्मूला दे रखा है। अगर रेडियन में आ जाए तो 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा और 270 माइनस थीटा दोनों एक ही है, याद रखना। समझ में आ गया, ठीक है। तो रेडियन में भी समझना है और डिग्री में भी समझना है। तो ये था थर्ड क्वाड्रेंट। अब बात करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप जाओगे तो 270 से 360 के जो बीच के एंगल्स होंगे वो आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, जिसको हम डिनोट करते हैं 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। अगर 270 में प्लस हो रहा है तो 270 प्लस थीटा, 360 में माइनस हो रहा है तो 360 माइनस थीटा, दोनों ही फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव बाकी अदर्स नेगेटिव। तो पहले इस एंगल को लेके फॉर्मूले बनाएंगे। देखो साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, सॉरी प्लस थीटा प्लस, और टेन 270 प्लस थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा, और कॉसेक 270 प्लस थीटा। तो आपके माइंड में पहला स्टेप क्या है कि ये याद होना चाहिए कि 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट 270 प्लस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस का आउटपुट पॉजिटिव और सेक का आउटपुट पॉजिटिव, बाकी अदर्स का आउटपुट नेगेटिव। दूसरा स्टेप ये है। तीसरा स्टेप ये है कि 270 के टर्म में एंगल्स है तो उनमें चेंजेस आएगा, आउटपुट में चेंजेस आएगा। साइन का आउटपुट कॉस में आएगा, 270 प्लस थीटा माइनस का कॉस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा माइनस का प्लस का साइन थीटा, टेन 270 प्लस थीटा माइनस का कॉट थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा माइनस का टेन थीटा, सेक 270 प्लस थीटा प्लस का कॉसेक थीटा, और कॉसेक 270 प्लस थीटा माइनस का सेक थीटा। क्लियर बच्चों, ये था 270 प्लस थीटा पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आउटपुट। ठीक है, याद हो चुका होगा आपको। और 270 प्लस थीटा को रेडियन में कैसे लिखेंगे, 3π/2 प्लस थीटा। ठीक है, तो इस फॉर्म में भी आपको पढ़ना है। अब बात करेंगे 360 माइनस। 360 माइनस यानी 360 वाली फॉर्म में नो चेंज, याद रखना है। तो यहाँ देखो बच्चों, अगर साइन 360 माइनस थीटा है, कॉस
360 माइनस थीटा है, मतलब एंगल है 360 माइनस थीटा। tan 360 माइनस थीटा, cot 360 माइनस थीटा, cot के बाद sec 360 माइनस थीटा, cosec 360 माइनस थीटा। तो 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव, tan नेगेटिव, कॉट नेगेटिव, सेक पॉजिटिव और कॉसेक नेगेटिव। 360 में नो चेंज, 360 की टर्म में नो चेंज आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये इस लाइन में आ गया, इस लाइन में नो चेंज। 180 और 360 में नो चेंज। तो यहाँ पर आएगा साइन 360 माइनस थीटा, माइनस का साइन थीटा, साइन का आउटपुट साइन में, कॉस का आउटपुट कॉस में, देखिए पॉजिटिव, tan 360 माइनस थीटा माइनस का tan थीटा, cot 360 माइनस थीटा माइनस का cot थीटा, sec 360 माइनस थीटा प्लस का sec थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में sec पॉजिटिव, और cosec 360 माइनस थीटा माइनस का cosec थीटा। आई थिंक आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। बहुत आराम से मैंने पढ़ाया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पढ़ना जरूरी है, इसलिए हर एक चीज़ मैंने आपको सही तरीके से समझा दी है। अगर आपने वीडियो देख लिया है तो आपको चीज़ें समझ में आई होगी। बस एक काम करना है, जो भी मैं आपको पढ़ाया है उसको एक कॉपी में नोट कर लो और 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, आपको याद हो जाएगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको समझो बच्चों। देखो अभी मैंने आपको बताया फोर्थ क्वाड्रेंट का, जब यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट का आप देखते हो 270 से 360 के बीच के जो एंगल्स है फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, और जिसमें एक होता है फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल 360 माइनस थीटा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है जिसको रेडियन में आप इस तरह से लिख सकते हो 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब आपने देखा ये एक कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए, जीरो शुरू हुआ फिर गया पूरा 360 तक, तो यहाँ पर एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हो रहा है। लेकिन जब सेकेंड रिवोल्यूशन स्टार्ट होगा और सेकेंड रिवोल्यूशन में जब थीटा आगे बढ़ेगा और तब एंगल आ जाएगा 360 प्लस थीटा, जहाँ पर थीटा है एक्यूट एंगल, और ये 360 प्लस थीटा लाइज करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब एंगल अगर आ गया आपका साइन के साथ आगे जैसे 360 प्लस थीटा, तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। कॉस 360 प्लस थीटा, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है यहाँ पर। tan 360 प्लस थीटा, ये भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल में याद रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, यानी सबका आउटपुट पॉजिटिव आने वाला है। और 360 की फॉर्म में है तो नो चेंज वाला प्रोसेस लगेगा, साइन का आउटपुट साइन में, यानी साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा होगा, कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा होगा, और tan 360 प्लस थीटा प्लस का tan थीटा होगा। बाकी अदर्स को भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इन एंगल्स का जो जनरल फॉर्म है वो आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स का जनरल फॉर्म 90 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा, दोनों ही आता है, और दोनों एंगल्स में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आउटपुट पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इसके अलावा आप और क्या समझना है, देखो अगर ये वाली फॉर्म आ रही है, एंगल में ये आ रहा है n इंटू 360 प्लस थीटा, तो n का मतलब रिवोल्यूशंस एक से ज़्यादा है। अगर n 2 है तो कितने रिवोल्यूशन, 2 रिवोल्यूशन। n अगर 3 है तो 3 रिवोल्यूशन, ठीक है ना। इस फॉर्म में एंगल आ गया तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, आपको पता होना चाहिए। अगर n इंटू 360 माइनस थीटा है तो आप देखिए 360 माइनस थीटा, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट तो n इंटू 360 माइनस थीटा भी फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होगा। बाकी जो रूल्स 360 माइनस थीटा में लगे थे वही रूल्स लगेंगे n इंटू 360 माइनस थीटा में। कितना क्लियर। इसके अलावा अगर 180 माइनस थीटा है, देखो 180 यहाँ पर होता है, 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो 180 माइनस थीटा आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट है। यहाँ पर साइन और कॉसेक का आउटपुट पॉजिटिव, बाकी अदर्स का आउटपुट नेगेटिव, और यहाँ पर भी नो चेंज वाला केस लगेगा, ठीक है, आपको याद हो गया होगा। लेकिन अगर ये वाली फॉर्म आ गई n इंटू 180 माइनस थीटा, और विशेष ध्यान रखना है कि n आपका ऑड है, जैसे 3 इंटू 180 माइनस थीटा, 5 इंटू 180 माइनस थीटा, समझ में आ रहा है, यानी n इंटू 360 माइनस थीटा की फॉर्म आ गई और n ऑड है, तब भी ये सेकंड क्वाड्रेंट को बताएगा ये एंगल। n इवन नहीं होना चाहिए, अगर n इवन हो गया जैसे ये आ गया
2 इंटू 360 180 माइनस थीटा, अगर इस फॉर्म में n इवन हो गया तो 2 इंटू 360 क्या बन जाएगा, सॉरी 2 इंटू 180 क्या बन जाएगा, 360 बन जाएगा बच्चों। ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये फोर्थ में पहुँच जाएगा। बहुत ध्यान रखना पड़ता है एंगल्स में। n इंटू 180 माइनस थीटा में n हमेशा ऑड होगा, अगर n इवन हो गया तो दोबारा कहाँ जाएगा, फोर्थ में पहुँच जाएगा, ये वाली फॉर्म बन जाएगी या ये वाली फॉर्म बनेगी, ठीक है, ये वाली सॉरी n इंटू 360 माइनस थीटा, ठीक है। फिलहाल फोकस करना है इसमें। n इंटू 180 माइनस थीटा n ऑड है तो सेकंड क्वाड्रेंट, और n इंटू 180 प्लस थीटा है, और n यहाँ भी क्या है, ऑड है, तो 180 प्लस थीटा कहाँ जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो n इंटू 180 प्लस थीटा, जहाँ पर n ऑड है तो ये भी आपका थर्ड क्वाड्रेंट का ही एंगल होगा। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया। इसके अलावा और क्या समझना है, रेडियन फॉर्म भी समझ लो। देखो ये है आपका n इंटू 360 माइनस प्लस थीटा, रेडियन में भी आपको यूज करना है, रेडियन बहुत ज़्यादा यूज होगा, रेडियन में भी आना चाहिए। 360 होता है 2 पाई, 360 का मतलब क्या है 2 पाई, तो रेडियन में ऐसा आएगा, जैसे n इंटू 360 प्लस थीटा है तो रेडियन क्या है इसका 2n पाई प्लस थीटा, ये भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। 2n पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा, 8 पाई प्लस थीटा, 6 पाई प्लस थीटा, ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, यानी 2n पाई प्लस थीटा की फॉर्म में है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है। 2n पाई माइनस थीटा, ये इसको देखो 2n पाई माइनस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, जहाँ पर n क्या होता है आपका इंटीजर्स होते हैं। अब इसमें देखो, इसको समझना पड़े, इसको n 180 180 मतलब पाई, n पाई माइनस थीटा, जहाँ पर n ऑड है, कौन सा एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट। n पाई प्लस थीटा, n क्या है, ऑड है, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना बच्चों, इनको रट लो, कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि ये जो बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ ना, शायद ही कोई टीचर आपको पढ़ाए। स्कूल में तो इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता, मैंने हर जगह देखा है, इतना डिटेल में कोई पढ़ाता ही नहीं है। मैं तो बहुत डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, और भी डिटेल में बता सकता हूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो बन जाएगा, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट आपको मैं हर चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है। जब उनका यूज़ करेंगे ना और बढ़िया समझ में आएगा। तो डिग्री में समझना है, फिर रेडियन में समझना है। इसके अलावा इसको भी समझ लो बच्चों, कुछ फॉर्मूले ऐसे भी है जो आपको याद होने चाहिए। जैसे अगर इसको देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बन रहा है, और यहाँ पर बन रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस थीटा। अगर थीटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट तो माइनस थीटा है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है अकॉर्डिंग टू डायग्राम। और साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। कैसे, देखो माइनस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, ठीक है ना, तो साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। समझ में आ रहा है, ठीक है बच्चों। कॉस माइनस थीटा, माइनस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए आएगा प्लस का कॉस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है दोनों। बाकी टेन भी समझ में आ जाएगा, टेन माइनस थीटा कितना आएगा, साइन बाय कॉस माइनस का टेन थीटा। तो ये फॉर्मूलेज भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा प्लस का कॉस थीटा, टेन माइनस का माइनस टेन थीटा। एक कॉस वाला फॉर्मूला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी इनका रेसिप्रोकल भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये सब चीज़ें हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूँ जिससे आपको फॉर्मूले अप्लाई करने आएंगे। देखो बच्चों, जैसे साइन 120 है, अगर मुझे इसका वैल्यू निकालना है, साइन 120, समझ लो बहुत ज़्यादा आपको बढ़िया आगे हेल्प होगी एक्सरसाइज से क्वेश्चन करने में। समझो चीज़ को, साइन 120 का अगर वैल्यू आपको निकालना है तो सबसे पहले देखो 120 कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है। 120 है 90 से 180 के बीच का एंगल, और यह है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट का जो एंगल्स होते हैं उसको दो तरीके से लिखते हैं, या तो 180 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा। तो इस 120 को आप चाहे इस फॉर्म में ब्रेक करो चाहे इस फॉर्म में ब्रेक करो, ठीक है ना, आपको आउटपुट मिल जाएगा साइन 120 का। आप डायरेक्ट साइन 120 का वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि वैल्यू आपको पता है साइन 30, साइन 45, साइन 60, देखिए 120 का क्या वैल्यू होता है साइन। तो आपको
इन जनरल फॉर्म्स का यूज करना है। देखो साइन 120 को अगर मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस 30 आएगा, थीटा 30 बन गया। और मैंने आपको बताया कि साइन 90 प्लस थीटा, देखो बच्चों जब फॉर्मूला कैसे अप्लाई किए जा रहे हैं, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का आउटपुट पॉजिटिव और 90 के फॉर्म में चेंज होगा, इसमें चेंज होता है, साइन का आउटपुट कॉस में आ जाएगा, यानी साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। उसी तरह से साइन 90 प्लस 30 कॉस 30 आ जाएगा, प्लस में कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। इस तरह से साइन 120 की वैल्यू निकल रही है। जितने फॉर्मूलेस आपने पढ़े हैं ना, उन फॉर्मूलेस की हेल्प से आप फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के किसी भी एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू निकाल सकते हो। इतने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इसी साइन 120 को हम दूसरे इस वाले फॉर्म में भी देखो, इस वाले जनरल फॉर्म में 120 को अगर मैं इस फॉर्म में लिखूंगा 180 माइनस 60, तो आप पहले इसको समझो, साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। 180 के टर्म में नो चेंज, साइन का आउटपुट साइन में ही आएगा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा आएगा। उसी तरह साइन 180 माइनस 60 आएगा, प्लस का साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू कितना आ रहा है √3/2। देखो यहाँ भी √3/2, यहाँ भी √3/2। आप चाहे इस फॉर्म से करो चाहे इस फॉर्म से करो, आंसर सेम आना है। देखिए आसान कौन सा है, ये वाला 180 माइनस वाला, क्योंकि इसमें चेंज करना नहीं होता, साइन का आउटपुट साइन में, कॉस का आउटपुट कॉस में। 180 360 के टर्म में हम ज़्यादा करेंगे, और रेडियन में अगर समझना है, देखो अब मैं रेडियन में समझाता हूँ आपको, इसी चीज़ को रेडियन में समझाऊंगा। साइन 120 का रेडियन कितना होता है, 120 का रेडियन होता है पाई बाय 180 से इंटू करेंगे तो 2 और 3, 2π/3। देखो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ समझना। साइन 2π/3 120 का रेडियन है 2π/3। अब साइन 2π/3 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको मैं तरीका बताता हूँ। देखो अगर 2π/3 है तो ऊपर एक कम हो रहा है ना, तो इसको लिखो पाई माइनस π/3, ऐसे ब्रेक करना है एंगल को। अगर ऊपर एक बढ़ रहा होता है, जैसे सपोज 4π/3 है, ऊपर एक इंक्रीज हो रहा है ना, तो इसको लिखते हैं पाई प्लस π/3, इस तरह से ब्रेक करते हैं। अगर ये लिखा है 5π/6 है, यहाँ 6 यहाँ 5, एक कम हो रहा है तो उसको क्या लिखेंगे हम, पाई माइनस π/6, ऐसे ब्रेक करना है रेडियन वाले केस में। रेडियन ज़्यादा आसान होता है। और अगर 7π/6 है तो यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे, ऊपर एक बढ़ रहा है ना, तो पाई प्लस π/6 ऐसे लिखेंगे। मतलब यहाँ पर पाई आएगा या 2π या 3π या 4π ऐसा आएगा, बस ये मान के, ये अब आपको पता होना चाहिए। तो मैंने देखा कि यहाँ पर 2π/3 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस π/3 लिख दिया। पाई का मतलब क्या है 180, पाई रेडियन है, इसका डिग्री है 180, π/3 होता है 60, π/3 का डिग्री होता है 60, तो क्या बन गया साइन 180 माइनस थीटा। और साइन 180 माइनस थीटा होता है प्लस का साइन थीटा, यानी प्लस का साइन 60, और वही वैल्यू मिलेगा √3/2। रेडियन में इस तरह से सॉल्व करना है। आई बात समझ में बच्चों, ठीक। क्वेश्चन 3 में लिखा है व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, और फंक्शन आपको ये दे रखा है बच्चों। इस फंक्शन का डोमेन अगर आपको फाइंड करना है तो आप इस फंक्शन को समझो। सबसे पहले ये फंक्शन किस टाइप का है, ये फंक्शन है फ्रैक्शन फॉर्म में, और फ्रैक्शन फॉर्म में जब भी फंक्शन गिवन होता है उसका डोमेन फाइंड करना होता है ना, तो वहाँ पर आपको कुछ नंबर एक्सेप्ट करने होते हैं जिस नंबर पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, फॉर एग्जांपल जैसे ये फंक्शन है x/x - 1, मुझे इसका डोमेन निकालना है और ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में है, लेकिन एक नंबर ऐसा है जिसमें इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अगर मैं x की जगह यहाँ 1 पुट कर दूँ तो 1 - 1 ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए मैं जब इसका डोमेन लिखूंगा, x बिलोंग टू ऐसे लिखूंगा, तो होगा ऑल ये नंबर एक्सेप्ट 1। मतलब यहाँ पर आप x कुछ भी पुट कर सकते हो, लेकिन 1 नहीं पुट कर सकते। अगर आपने 1 पुट किया तो 1 - 1 0 हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो जिस नंबर का डिनोमिनेटर 0 हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर दो। लेकिन कुछ फ्रैक्शन फॉर्म ऐसा होता है जैसे 1/x² + 1, यहाँ भी फ्रैक्शन फॉर्म है और ये डिनोमिनेटर है। यहाँ इस डिनोमिनेटर का आप देखोगे
तो ये कभी भी जीरो के इक्वल हो ही नहीं सकता किसी भी एक्स की वैल्यू पर, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस वन है। एक्स स्क्वायर प्लस वन हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन कभी इक्वल टू जीरो होता ही नहीं है। तो यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वन है वो ग्रेटर देन जीरो है, कन्फर्म है हमेशा। एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ये जितने भी ऐसी टर्म्स होती है ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, ये कभी इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता। तो इस केस में हम क्या बोलते हैं कि एक्स क्या होगा, ऑल रियल नंबर। यहाँ पर कोई एक्सेप्ट वाला केस नहीं आ रहा है, यहाँ कन्फर्म है कि कभी इक्वल टू जीरो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर एक डोमेन ऐसा है जिसमें ये जीरो के इक्वल हो जाएगा, इसलिए उस डोमेन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यही ये भी फ्रैक्शन फॉर्म है, यहाँ पर भी आपको देखना है कि डिनोमिनेटर जो है, ये जो डिनोमिनेटर यहाँ पर नजर आ रहा है आपको, क्या इसमें कोई ऐसा डोमेन है इसके लिए जिसमें ये जीरो के इक्वल हो जाए, पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, देखो बच्चों, हमें पहले इसके लिए पढ़ना है 3 माइनस टू साइन एक्स के लिए। इसको समझो, सबसे पहले हम सबसे पहले इसकी रेंज निकालते हैं, और इसकी अगर रेंज निकालनी है तो आपको साइन एक्स की रेंज निकालनी पड़ेगी। देखो साइन एक्स की रेंज क्या होती है, साइन एक्स की जो रेंज होती है वो होती है आपकी -1 से 1। साइन एक्स का आंसर -1 से 1 के बीच में आता है, अभी समझाया था मैंने। यानी जो साइन एक्स होता है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में लाइज करता है। ठीक है, अब साइन एक्स के साथ क्या है, 2 है, तो यानी 2 साइन एक्स किसके बीच में लाइज करेगा, -2 से 2 साइन एक्स -2 से 2 के बीच में लाइज करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 से इंटू कर दिया है। अब 2 के साथ क्या माइनस साइन है, जब माइनस से इंटू करेंगे तो यहाँ +2 हो जाएगा, और ये लेस देन का साइन ग्रेटर बन जाएगा, और यहाँ -2 आ जाएगा, -2 साइन एक्स, ये ग्रेटर -2 यहाँ पर आ जाएगा। जो -2 साइन एक्स वो -2 से बड़ा है और 2 से छोटा है। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, -2 साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और लेस देन इक्वल टू 2। अब ज़रा अच्छा समझ में आ रहा होगा। अब -2 साइन एक्स का क्या 3 है, 3 ऐड कर दो। जब यहाँ पर 3 ऐड करेंगे, 3 -2, यहाँ 3 ऐड करेंगे और यहाँ भी 3 ऐड करेंगे, तो ये आ गया डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर देखो किसके बीच में आ रहा है, 3 में से 2 गया 1, 3 - 2 साइन एक्स, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 + 3 5। मतलब 3 - 2 साइन एक्स जो है ना, ये डिनोमिनेटर है इस फंक्शन का। ये किसके बीच में आ रहा है, 1 से 5 के बीच में। समझ में आ रहा है, मतलब ये कभी जीरो के इक्वल नहीं होगा, कंफर्म है। 3 - 2 साइन एक्स इज नेवर नॉट इक्वल टू जीरो, ये कभी जीरो के इक्वल नहीं होने वाला। समझ में, किसी भी एक्स की वैल्यू में जीरो के इक्वल नहीं होगा, कंफर्म हो चुका है, क्योंकि इसका ये -3 - 2 साइन एक्स 1 से 5 के बीच में लाइज कर रहा है, और 1 से 5 के बीच में जीरो कभी नहीं आता। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर कभी जीरो हो ही नहीं सकता। जब कंफर्म है कि डिनोमिनेटर किसी भी एक्स की वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, उस केस में डोमेन आर होता है। समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर एक्स कोई भी रियल नंबर पुट करो, ठीक है ना, कुछ ना कुछ आंसर आपको मिलेगा, और उसमें डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा। फ्रैक्शन फॉर्म जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो ये दिमाग सोचना पड़ता है, इस तरह सोचना पड़ता है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में रेंज निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको रेंज फाइंड करना है फंक्शन का, और ये फंक्शन आपको गिवन है 2 + 5 sin 3x, 5 sin 3x। ठीक है, अब देखो, अभी मैं तरीका आपको बता ही दिया था रेंज कैसे फाइंड करना होता है। पहले आप sin 3x लोगे। अब जैसे sin x किसके बीच में लाइज कर रहा है, -1 से 1 के बीच में। ये मैंने अभी आपको बताया था, sin x फंक्शन का रेंज -1 से 1 होता है। उसी तरह से अगर sin 3x यहाँ पर दे रखा है तो वो भी आपका लाइज करेगा -1 से 1 के बीच में। ठीक है, शुरुआत में आपने ये स्टेप लिखना है। फिर यहाँ पर 5 की इंटू करनी है सब में, कि 5 है यहाँ पर 5, तो 5 की इंटू कर दो, 5 sin 3x, और यहाँ पर आ जाएगा 5। उसके बाद 2 ऐड कर दो सब में, -5 + 2 करेंगे, यहाँ भी 2 + 5 sin 3x, और यहाँ पर आएगा 5 + 2। अब मैंने 2 क्यों ऐड किया, क्योंकि ये पूरा आपका फंक्शन बन चुका है। देखो ये फंक्शन f(x) बन चुका है, और ये रेंज होता है। f(x) क्या होता है, रेंज, पता ही होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर आ रहा है -3, और ये f(x), और ये आ गया आपका 7। तो ये रेंज जो है वो -3 से 7 के बीच में है, यानी f(x) जो लाइज कर रहा है, बिलोंग कर रहा है -3 से 7 को। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या लिखा है कि विच ऑफ द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव फॉर द एंगल्स। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, उसमें से इस एंगल पर
कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होगा। अरे ये एंगल देखो कौन से क्वाड्रेंट में है, 4π/3 कौन से क्वाड्रेंट में होता है। देखो इसको मैं डिग्री में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 4π/3 डिग्री में जब कन्वर्ट करना है तो 180/π की इंटू करते हैं, और पाई से पाई कैंसिल, 3 से जाएगा 6 टाइम, 60 जाएगा 240 डिग्री। 240 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करता है। भाई थर्ड क्वाड्रेंट होता है 180 से 270 के बीच में, यानी 240 डिग्री आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट, यानी 4π/3 आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट। और जब ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan का फंक्शन पॉजिटिव होता है और cot का फंक्शन पॉजिटिव होता है, यानी ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस एंगल पर आपको पॉजिटिव आंसर देंगे। समझ में आ गया। तो वो दो फंक्शन कौन से हैं, tan और cot, क्योंकि ये एंगल है थर्ड क्वाड्रेंट का। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot का आउटपुट पॉजिटिव आता है। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट में। इसमें ये जो -7π/3 है इसको भी मैं यहाँ पर कन्वर्ट करता हूँ डिग्री में, 180/π, पाई से पाई कैंसिल, ये जाएगा 3 से 180 जाएगा, ये जाएगा आपका 60 टाइम, ठीक है, और 6 7 जा 42, ये आ गया माइनस का 420। और नेगेटिव साइन है तो यानी डायरेक्शन कैसा होगा, क्लॉक वाइज होगा, ठीक है। ये सब बेसिक मैंने पहले समझा रखा है कि डायरेक्शन यहाँ पर कैसा होगा, क्लॉक वाइज होगा। तो यहाँ देखो बच्चों, एक रफली डायग्राम बनाएंगे। 420, पहले 420 को समझो। 420 को मैं लिख सकता हूँ 360 प्लस 60। अब डायरेक्शन कैसी है, नेगेटिव है, तो क्लॉकवाइज यहाँ से शुरू करेंगे। ये हो गया पूरा कंप्लीट 360 हो गया, ये माइनस का 360, मतलब डायरेक्शन आपकी क्लॉकवाइज चल रही है। समझ में आ गया, बाहर माइनस भी है, फिर 60 है, फिर 60 आगे बढ़ रहा है इस तरह से, ऐसे 90 पर यहाँ जाएगा, 60 यहाँ तक जाएगा, एक रफली डायग्राम है। तो ये पूरा जो कंप्लीट एंगल बन रहा है ये माइनस का 420 बन रहा है, 360 यहाँ तक, 60 यहाँ तक। और जहाँ पर फाइनल साइड आती है वहाँ पर देखते हैं कौन सा क्वाड्रेंट है। यहाँ पर क्वाड्रेंट कौन सा है आपका, ये आपका है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, समझ में आ गया। अब इस एंगल पर कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का फंक्शन और सेक का फंक्शन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। क्लियर बच्चों। और 6 देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा है इन विच क्वाड्रेंट डज एक्स लाइज। फर्स्ट पार्ट में cos x इज पॉजिटिव एंड tan x इज नेगेटिव। आपको बताना है कि x कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। और फर्स्ट पार्ट में लिखा है cos पॉजिटिव है और tan x नेगेटिव है, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पर cos पॉजिटिव होगा tan नेगेटिव होगा, वो है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो है फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब x लाइज कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर आप आंसर क्या लिखोगे कि x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर है। सेकेंड पार्ट में लिखा है बोथ sin x cos x आर नेगेटिव, वो कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पर sin x और cos x दोनों नेगेटिव होते हैं, वो होता है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो इस वाले पार्ट का आंसर क्या होगा कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। आगे बढ़ते हैं थर्ड वाले पार्ट में। यहाँ पर sin x का वैल्यू दे रखा है 4/5, cos x का वैल्यू दे रखा है -3/5, और बताना है कि x यहाँ पर कौन से क्वाड्रेंट में होगा। देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले ये भी चेक करना है कि यहाँ पर जो sin x का वैल्यू है और cos x का वैल्यू है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, sin² x प्लस cos² x इक्वल टू 1। जब भी क्वेश्चन में sin x और cos x का वैल्यू गिवन होता है तो वो हमेशा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो पहले आप चेक कीजिए कि ये sin x और cos x का वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम इसको सेटिस्फाई कराएंगे 4/5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे cos x की जगह पर -3/5 स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, 16/25 -3 का स्क्वायर 9/25, 25 एलसीएम आ चुका है, ऊपर भी 25 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, ठीक है बच्चों। तो यानी ये जो sin x और cos x की वैल्यूज है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू सही है। अब आप क्वाड्रेंट को चेक कीजिए, sin x पॉजिटिव cos x नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में sin और cos x पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। तो इस वाले पार्ट का आंसर क्या है, थर्ड वाले पार्ट का आंसर है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। फोर्थ वाले पार्ट में आते हैं, यहाँ पर भी sin x का वैल्यू गिवन है, cos x का वैल्यू गिवन है। पहले आप चेक कीजिए कि ये sin cos का वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखो बच्चों, sin² x, sin x कितना है 2/3, यानी 2/3 का होल स्क्वायर,
फिर है प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस कितना है -1/3, -1/3 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कीजिए, 4/9 प्लस 1/9, यहाँ मिलेगा आपको 5/9 जो इक्वल टू 1 नहीं है। ये साइन कॉस की वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये साइन कॉस की वैल्यू सही नहीं है। जब वैल्यू सही नहीं है तो आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट भी चेक नहीं करोगे। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट यहाँ पर लिखा है 10 to 25 π/4। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। देखो बच्चों, इसको मैं जो यहाँ पर एंगल है वो रेडियन में है और इसको मैं ब्रेक करूँगा, और जो मैंने अभी आपको कोऑर्डिनेट के बारे में समझाया था, ठीक है ना, वो पूरा बेसिक कंसेप्ट यहाँ यूज होने वाला है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, इसको हम ब्रेक करेंगे 10 25 π/4, 10 25 π/4 इसको हम ब्रेक करेंगे, यानी इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ, देखो इसको मैं लिखने वाला हूँ 6 π + π/4, 6 π + π/4। अब देखो इसको लिखा मैंने 4 6 12 और 4 6 24, 24 + 1 25, तो यानी 25 π/4 पर 6 π + π/4 हम लिख सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत जगह यूज होगा। बहुत जगह आपको ऐसे क्वेश्चन नजर आएंगे इसमें आपको एंगल को ब्रेक करना होता है, ठीक है, तब जाके इनका वैल्यू निकलेगा। आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना है कौन सा कोऑर्डिनेट है। पहले आप 6 π को समझो। 6 π में कितने रिवोल्यूशन है, देखो 2 π में एक रिवोल्यूशन होता है, 2 π में होता है एक रिवोल्यूशन, और 6 π में होंगे आपके 3 कंप्लीट रिवोल्यूशन, ठीक है ना। तो अगर आप इसको डायग्राम में समझोगे, देखो ध्यान से देखो, तो ये आ गया 0 से 2 π एक कंप्लीट रिवोल्यूशन, 2 π से 4 π दूसरा कंप्लीट रिवोल्यूशन, 4 π से 6 π तीसरा कंप्लीट रिवोल्यूशन, समझ में आ गया। उसके बाद प्लस हो रहा है π/4, 6 π तो समझ में आ गया, अब प्लस π/4, प्लस π/4 यहाँ चला गया थोड़ा सा आगे, तो ये आ गया आपका 6 π + π/4। और कौन सा कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल्स आर पॉजिटिव, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल्स आर पॉजिटिव होता है, ठीक है। और tan 6 π + थीटा ये होता है tan थीटा, थीटा कितना है π/4 और पॉजिटिव में आएगा, मतलब यहाँ पर हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है, tan 2n π + थीटा, tan 2n π + थीटा होता है आपका tan थीटा पॉजिटिव में, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। और tan π/4 होता है 1, ये आपका आंसर है, इतना क्लियर। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट में। देखो सेकंड वाले पार्ट में आते हैं, इसमें sec π/3 लिखा है। अब यहाँ पर भी ब्रेक करना है, sec π/3 को sec π। अब सेकंड पार्ट में यहाँ लिखा है sec 5 π/3। आपको ना sec π/3 का वैल्यू याद होना चाहिए। sec π/3 कितना होता है, ये होता है 2, sec उल्टा होता है cos का, cos π/3 होता है 1/2, अब π/3 का मतलब 60 डिग्री, sec π/3 हो जाएगा 2, ठीक है। इतना तो आपको पहले याद होना चाहिए। और रेडियन में आपको ज़्यादा यूज करना है क्योंकि रेडियन ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है और रेडियन में आपको आना चाहिए समझ में। तो यहाँ पर sec π/3 आपका 2 हो गया। अब इसको समझो, अब इसको ब्रेक करो, देखो इसको हम ब्रेक करेंगे, देखो इसको हम लिखेंगे ऐसे 2 π - π/3, 5 π/3 को लिखेंगे 2 π - π/3, 2 3 6, 6 में से 1 गया 5 π/3, ऐसे ऐसे ब्रेक करना आना चाहिए। मतलब आप ब्रेक करोगे ना ऐसे 2n + थीटा या 2n - थीटा की फॉर्म में। यहाँ पर हमने ब्रेक किया 2n + थीटा की फॉर्म में, और यहाँ पर हमने ब्रेक किया 2n π - थीटा की फॉर्म में, ठीक है ना। ऐसे आपको ब्रेक करना आना चाहिए। तो ये हमने ब्रेक कर दिया, ये आ गया sec 2 π - थीटा। अब 2 π मतलब एक कंप्लीट रिवोल्यूशन, 0 से 2 π, और उसमें माइनस हो रहा है, जब माइनस हो तो नीचे आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। वैसे भी 2 π - थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, याद होना चाहिए। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, यानी sec 2 π - थीटा आएगा प्लस का sec थीटा, यानी sec π/3, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में sec पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये याद होना चाहिए। और तो sec 2 π - थीटा मैं लिख के बता रहा हूँ फॉर्मूला, sec 2 π - थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में sec पॉजिटिव होता है, तो और sec 2 π - थीटा आपका sec थीटा आएगा,
थीटा कितना है, π/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू 2, आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस करना है जो अभी बताया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 8 में भी वैल्यूज को आपको फाइंड करना है। और फर्स्ट पार्ट में देखो, ये जो है ना, ये cot -7 π/4, इसको पहले सॉल्व करना है। देखो -7 π/4 को समझो, -7 π/4, ये इसको हम ऐसे समझेंगे। देखो अगर -7 π/4 है, इसको अगर मैं डिग्री में कन्वर्ट करूं, π/4 कितना होता है 45, 45 इंटू 7, 7 5 35, 3 7 4 28, 29 30 31, 315 माइनस का। और माइनस है तो यानी डायरेक्शन ऐसे होगी, समझना इस चीज को, इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी क्लॉकवाइज। अब देखो ये आगे हाथ से शुरू करेंगे, 0 से 90, 90 से 180 माइनस का, ये माइनस में जा रहा है, 0 से -90, माइनस 0 से -90 से -90 से -180, -180 से -270, फिर इसमें हमने माइनस का 45 को आगे इंक्लूड कर दिया, तो ये आगे यहाँ तक माइनस का 315। और माइनस का 315 अगर इसी इनिशियल और फाइनल साइड में अगर नेगेटिव एंगल ये है, तो पॉजिटिव एंगल इस डायरेक्शन में होगा। तो पॉजिटिव एंगल कितना आएगा, तो 360 से हम माइनस करेंगे 315 को, 45 डिग्री। तो उस पॉजिटिव एंगल को देखना है। ठीक है, हम पॉजिटिव एंगल को चेंज, इसको पॉजिटिव एंगल में चेंज कर देंगे। और 45 डिग्री कितना होता है रेडियन में, वो होता है आपका π/4, यानी माइनस का 7 π/4 प्लस का π/4 हो जाएगा। और cot π/4 1 होता है। ठीक, अभी ये सेकंड पार्ट है ना बच्चों, इसको समझो। यहाँ पर माइनस साइन है और ये है 17 π/3। इसको पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। माइनस का 17 π/3 को, π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, और इसके इंटू इससे करने पर आएगा माइनस का 1020। तो पहले आपको इसको समझना है, इसको ब्रेक करते हैं 360 प्लस के फॉर्म में, या 2 इंटू 360 या 3 इंटू 360 या 180 के टर्म में भी ब्रेक कर सकते हो, वह आपको सोचना है, ये आपका अपना एडजस्टमेंट है। तो यहाँ पर मैं देखो इसको क्या लिख रहा हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ, माइनस साइन बाहर है, इसको मैं लिख रहा हूँ 5 इंटू 180 प्लस 120, जिससे मुझे डायग्राम बनाने में आसानी हो। ठीक है ना, 5 इंटू 180 होता है आपका 900, ठीक है, और प्लस 120 करोगे तो ये आएगा 1020। तो यानी 5 इंटू 180 प्लस 120, और नेगेटिव है यानी डायरेक्शन कैसी होगी आपकी, क्लॉकवाइज होगी। तो ध्यान से देखो, अब हम 180 की फॉर्म में जाएंगे। 180 मतलब हाफ रिवोल्यूशन। यहाँ शुरू करेंगे डायरेक्शन क्लॉकवाइज, माइनस का 180, ये बाहर माइनस चल ही रहा है, और कितने हाफ रिवोल्यूशन है, 5, ये ध्यान रखना, 5 हाफ रिवोल्यूशन है। माइनस का 180, फिर माइनस का 180 आगे गया, माइनस का 360, फिर माइनस का, फिर दोबारा 180 ऐसे आ जाएगा। फिर ऐसे करते करते 5 माइनस के 180 वाले हाफ रिवोल्यूशन आ गए, 1 2 3 4 5। फिर इसमें हो रहा है प्लस का 120। अब प्लस का 120 जो हम आगे बढ़ाएंगे, प्लस का 120 मतलब माइनस का ही 120 है, ये बाहर तो माइनस साइन है ना, मतलब डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज ही रहेगी। ये जब आगे जाएगा 90 और प्लस 30, 90 प्लस 30, लेकिन डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, और फिर ये तो नेगेटिव एंगल्स बन रहे सारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा, देखो यहाँ तक 90 है, यहाँ तक 30 हो जाएगा, 120 में 90 प्लस 30, 90 प्लस 30, और ये देखेंगे तो ये 60 होगा। आ रहा समझ में, तभी तो पूरा 90 बनेगा। ये इतना समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक चीज़ है। ये 60 आ गया, मतलब ये पूरा एंगल 60 पॉजिटिव 60 के इक्वल होगा। इसको मैं लिखूंगा पॉजिटिव 60, मतलब 60 होता है आपका π/3, बस साइन π/3। और साइन π/3 का जो वैल्यू आएगा ये होता है आपका √3/2। तो ये सिस्टम समझना है। मेरे पास और 2 तरीके और भी है ऐसे क्वेश्चन को पढ़ाने के, लेकिन ऐसे ही समझो, ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग
फर्स्ट पार्ट आपके सामने ये है और यहाँ पर एंगल है डिग्री में, इसको भी हम ब्रेक करेंगे n इंटू 360 या 180 के टर्म में। देखो पहले हम 360 के टर्म में देखते हैं, 1395, इसको मैं लिख सकता हूँ 1395 के आसपास जो 360 का मल्टीपल होता है वो होता है 1440। देखो 1440 ये एक ऐसा नंबर है जो इसके आसपास ही है, और इससे अगर मैं इसको माइनस करूंगा 1395 को तो मुझे मिलेगा 45। यानी मैं 1395 को क्या लिख सकता हूँ, 1395 को मैं लिख सकता हूँ 1440 माइनस 45, और इसको मैं लिख सकता हूँ फिर 3 इंटू 360। 3 इंटू 360 आपका 300 नहीं, 3 इंटू नहीं सॉरी 4 इंटू 360, 4 इंटू 360 माइनस 45, ठीक है ना। तो ये इस फॉर्म में आ चुका है, मतलब यहाँ पर है 4 कंप्लीट रिवोल्यूशन 360 के, उसके बाद माइनस 45 हो रहा है। तो इसको हम डायग्राम समझते हैं। देखो कितने रिवोल्यूशन है, डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव एंगल डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, 1 रिवोल्यूशन, 2 रिवोल्यूशन, 3 रिवोल्यूशन और 4 रिवोल्यूशन, ठीक है ना। 4 रिवोल्यूशन है 360 के, फिर माइनस 45, और माइनस 45 नीचे ही आ जाएगा ऐसे। कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, समझ में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है। इसको मैं कैसे लिखने वाला हूँ, देखो इस एंगल को मैं ब्रेक करूँगा 4 इंटू 360 माइनस थीटा, 4 इंटू 360 माइनस 45, इस फॉर्म में लिख दिया मैंने। और 360 माइनस थीटा, tan 360 माइनस थीटा, ये आपका tan थीटा ही होता है, आपको पता ही है। थीटा कितना है, 45 है, और 360 माइनस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका 10 नेगेटिव होता है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो आंसर आएगा माइनस का 1। अब ये जो जी वाला पार्ट है बच्चों, सेकंड वाला, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। ये जो एंगल है नेगेटिव तो है, लेकिन ये एंगल लाइज कर रहा है किसमें, एक्सिस में। ये एंगल लाइज कर रहा है एक्सिस में। कैसे मुझे पता है, जो एंगल 90 का मल्टीपल है वो एक्सिस में ही लाइज करेगा। देखो कैसे, 90 का मल्टीपल कैसे, इसको आप डिवाइड दो 90 से, डिवाइड दो जरा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 2 जा 18, 27, और 9 3 जा 27, समझ में आ गया। अब ये तो कंफर्म हो चुका है कि ये क्या है, cos माइनस 23 इंटू 90, आ रहा समझ में। 23 इंटू 90 को मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से थोड़ा दिमाग लगाऊं, इसमें माइनस साइन से कोई दिक्कत नहीं है, माइनस साइन को भाई रखो, तो 90 इंटू 22 प्लस 90, ये इवन आ जाएगा तो ये बड़ा नंबर बन जाएगा। cos माइनस, अब 2 को यहाँ लेके जाओ तो ये आएगा 180 इंटू 11, ऐसे आ जाएगा, और अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। एक 2 को यहाँ ले गए तो 180 इंटू 11, यानी 180 के कितने हाफ रिवोल्यूशन है, 11, चेक करो। और डायरेक्शन कैसी है, डायरेक्शन कैसी है, नेगेटिव क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही तो आएगा, और 11 180 का रिवोल्यूशन वापस यहाँ पर आ गया, मतलब समझ में आ गया। 180 के हाफ रिवोल्यूशन है और कितने, 11, तो यहीं पहुंचेगा। और प्लस 90, डायरेक्शन ऐसी है, याद रखना ऐसी डायरेक्शन है, और प्लस 90 कहाँ जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है सीधा एक्सिस में। कौन सी एक्सिस में, वाई एक्सिस में। कौन सी साइड है, पॉजिटिव साइड। और यहाँ पर क्या है, कॉस है। अब देखो जब इस तरह से यहाँ तक पहुँच गया इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि माइनस साइन है, और जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे तो यहाँ भी क्या आएगा, 90। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल क्या बन जाएगा, 90। इस डायरेक्शन में यहाँ तक जाएगा, और एंटी क्लॉक डायरेक्शन में एंगल क्या बनेगा, 90।
तो ये पूरा एंगल किसके इक्वल है, 90 के इक्वल है, यानी इसको मैं क्या लिखूंगा, cos 90। और cos 90 कितना होता है, 0 होता है।